जय हिंद। कर्म हमारे बस में है, ये करने से होता है, फल की इच्छा किए बिना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कार्यकाल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसका कार्यकाल है। और कार्बन डेटिंग प्रोसेस C14 के द्वारा निकाला गया है, तो वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। तो आइए इस सभ्यता की खोज कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा इस सभ्यता के बारे में पता चला, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया उस समय। फिर 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन द्वारा कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो यहाँ पर जो खंडर निकला वहाँ से ईंट को निकाल करके और पटरी के नीचे बिछा दिया गया। तब उस समय इन्हें जानकारी लग गया था कि यहाँ पर कोई पुराना सभ्यता है, लेकिन उस समय भी यह प्रकाश नहीं आया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। किन्हें जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। देखिए 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मेन थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की और तब इस सभ्यता का पता चला और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। और 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो खुदाई किया गया। तो राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण हैं। देखिए अंग्रेज़ लोग थे जो भारत पे शासन किए थे कि हम लोग को असभ्य समझता था और अपने को सभ्य समझता था। हम लोग को सभ्यता सिखाने के लिए भारत पे शासन कर लिया था। लेकिन जब इन लोगों को ये लोग ये तर्क दे रहे थे कि भारत पे हम लोग शासन इसलिए किए हैं कि यहाँ के लोग असभ्य हैं और हम लोग इनको सभ्यता सिखा रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों को इतना बड़ा विकसित नगरीय सभ्यता के बारे में पता चला, तो किस मुंह से बताया हम लोग को कि ये लोग तो 5000 पहले से इतना बड़ा विकसित सभ्यता इन लोगों के पास है और हम इनको सभ्यता सिखाने आए हैं। इसलिए लगता है ये लोग छुपा लिए थे। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। अब इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसी के समकालीन 3 और सभ्यता थे। एक थे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और एक इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात नदी के किनारे, और एक चीन की सभ्यता जो ह्वांगहो नदी के किनारे था। तो 3 सभ्यता इसके समकालीन भी और थे, और एक ये चौथा हड़प्पा सभ्यता। और चारों सभ्यता में यह सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता था, सबसे विकसित। और इसका आकार लगभग मिस्र और मेसोपोटामिया के दोनों को अगर मिला दें तो उससे लगभग 10 से 12 गुना बड़ा सभ्यता था ये। मिस्र और मेसोपोटामिया से 10 से 12 गुना अधिक बड़ा ये सभ्यता था। इसका आकार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ है। चौहद्दी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन देखते हैं? तो देखिए इसका सबसे पूर्वी स्थल जो मिला है वो आलमगीरपुर है, और ये आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है, और हिंडन नदी के किनारे। ये देखिए हिंडन नदी, और हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी स्थान सुतका के डोर पंजाब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, सुतका के डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और दास्क नदी के किनारे सुतका के डोर सबसे पश्चिमी स्थल। सबसे उत्तरी स्थल देखिए जो मिला है जम्मू कश्मीर में जो मांडा है, और यह चेनाब नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, और सबसे दक्षिणी
दायमाबाद है, यहाँ हो गया दायमाबाद, महाराष्ट्र में है, और यह गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये 4 स्थल महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के किनारे, सबसे पश्चिमी सूतका के डोर बलूचिस्तान प्रांत में और दास्क नदी के किनारे, सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, और सबसे दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। ये प्रमुख है। इसका आकार कैसा है, तो आकार देखिए, यहाँ से मिलाते हैं सूतका के डोर से यहाँ मिलाएं मांडा, यहाँ से यहाँ मिलाएं आलमगीरपुर, यहाँ से यहाँ मिलाएं दायमाबाद, और यहाँ दायमाबाद से यहाँ मिलाएं सूतका के डोर। तो लगभग ये त्रिभुजाकार है, इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। और इसका लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसका चौड़ाई है जो दायमाबाद से लेकर के आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर है, और लंबाई है मांडा से लेकर के दायमाबाद तक, यहाँ सूतका के डोर से आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर, और मांडा से लेकर के दायमाबाद तक 1400 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया। इसका एरिया देखिएगा तो एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और अब तक 2000 से अधिक स्थलों की खोज हो चुका है। बोला जाता है कि इस सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ था, तो इस सभ्यता का विकास क्रमिक रूप में हुआ था, धीरे धीरे हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मत था कि इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा यहाँ आके बसे और उन्हीं लोगों ने किया इस सभ्यता का विकास। लेकिन यह मत खंडित हो जाता है। किस आधार पर खंडित होता है, तो देखिए, अगर मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आते हैं तो वहाँ का कुछ साक्ष्य तो यहाँ ज़रूर लेके आते हैं, तो वहाँ का साक्ष्य यहाँ नहीं मिलता है। जैसे कि वहाँ पूजा करने के लिए मंदिर की व्यवस्था है, मंदिर बनाया गया है। मेसोपोटामिया मिस्र में मंदिर है पूजा करने के लिए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूजा तो है, लेकिन प्राकृतिक पूजा है, जैसे कि पशुपति शिव की पूजा है, अग्नि पूजा, जल पूजा, वृक्ष की पूजा है। लेकिन पूजा के लिए कहीं मंदिर का प्रयोग नहीं किया गया है, मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, खंडित होता है। दूसरा साक्ष्य देखिए, यहाँ का जो घर बना हुआ था वो पकी हुई ईंटों से बना हुआ है, आग में पकाया हुआ ईंटों से। लेकिन मेसोपोटामिया और मिस्र में धूप में सुखाया हुआ ईंटों से बनाया गया था घर, ये भी नहीं मैच करता है। तीसरा, मिस्र में आज भी विख्यात है मिस्र के पिरामिड, मम्मी जिसको बोलते हैं, आज भी विख्यात है। वहाँ के जब शासक वर्ग की मृत्यु होती थी तो कब्र में उनके साथ साथ अधिक मात्रा में द्रव्य और आभूषण भी दफनाया जाता था। साथ साथ में जो उनको दासियों और नौकरों को मतलब भी उसको भी मार के दफना दिया जाता था कि अगले जन्म में इनको काम आएगा। लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता में ना सिर्फ कब्र की बल्कि जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबको जलाया भी जाता था। और कब्र में बहुत छोटी मात्रा में, जैसे कि मृदभांड, मनके, ये सब मिट्टी के बर्तन छोटा छोटा ये सब कुछ सामान मिला है, उतना बड़ा मात्रा में कुछ यहाँ नहीं मिला है कब्र में। तो ये सबसे मेल नहीं खाता और इस प्रकार उसका मत खंडित हो जाता है। और देखिए, इसमें कुछ खास स्थानों को देख लेते हैं। कौन सा स्थान कहाँ कहाँ है, तो देखिए, आज शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल हैं, एक है सोर्तुगई और एक है मुंडी गाक। 2 स्थान है, सोर्तुगई, मुंडी गाक अफ़गानिस्तान में। इसको याद कैसे रखें, तो सिर्फ याद रखने के लिए देखिए, सोर्तुगई यानी कि सो गई तो मुंडी काट लिया जाएगा अफ़गानिस्तान में, सिर्फ याद रखने के लिए। 2 यहाँ स्थल है। आइए पाकिस्तान में देखते हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 प्रमुख स्थल हैं। सूतका के डोर एक हो गया, डावरकोट और बालाकोट, ये 3 प्रमुख स्थान बलूचिस्तान में हो गया। और ये देखिए सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 प्रमुख स्थल है, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी। मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु नदी के दाएं तरफ, देखिए सिंधु नदी के दाएं तरफ बसा हुआ था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तरफ। और एक स्थल मिला है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिला है, और यह है रावी नदी के बाएं साइड। देखिए इसको याद कैसे करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, हरा मौसी। तो हा से हो गया हड़प्पा और रा से हो गया रावी, यानी कि हड़प्पा है
जो रावी नदी के किनारे है। और मोसी, मोस हो गया मोहनजोदड़ो और सी से हो गया सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, इसको याद रखिएगा, हारा मोसी, इस तरह से ये याद रहेगा। तो ये हो गया पाकिस्तान में अवस्थित कुछ प्रमुख स्थल। अब भारत में अवस्थित कुछ प्रमुख स्थल को देख लेते हैं। शुरू करते हैं ऊपर से। तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर में मांडा। उसके बाद आइए पंजाब में। पंजाब में 2 प्रमुख स्थल हैं, संघोल और रोपड़। पंजाब में 2, संघोल और रोपड़ हो गया। इसके बाद आइए हरियाणा में। हरियाणा में 3 महत्वपूर्ण हैं, भगवानपुरा, बनवाली और राखीगढ़ी, 3 महत्वपूर्ण हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, भबरा। भबरा जो होली के समय में अगजा के दिन बनता है हरा चना से, ठीक है। भा से हो गया भगवानपुरा, बा से हो गया बनवाली और रा से हो गया राखीगढ़ी। भबरा हो गया और हरा चना से बोलता है, हरा से हो गया हरियाणा। सिर्फ याद रखने के लिए ये है, ठीक है। राखीगढ़ी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो सिंधु नदी के दाएं तट पे बसा हुआ है। लेकिन ये तो पाकिस्तान में चला गया। तो भारत में अवस्थित सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत में अवस्थित से सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान, राजस्थान में 3 प्रमुख स्थान हैं, कालीबंगा, बालाथल और करणपुरा। राजस्थान में 3 प्रमुख स्थल, कालीबंगा, बालाथल, करणपुरा। उसके बाद आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी 3 प्रमुख स्थल है, आलमगीरपुर एक हो ही गया, एक है हुलास और एक है मांडी। देखिए यहाँ मांडा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ मांडी है उत्तर प्रदेश में, कन्फ्यूजन नहीं हो। भारत में सिंधु घाटी स्थल सबसे ज़्यादा गुजरात से प्राप्त हुआ है। गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी स्थल प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी स्थल लगभग 2000 से भी अधिक प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये कुछ प्रमुख स्थल है जहाँ से एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, उसे ही लिए हैं। तो गुजरात में कौन कौन है? रोजदी, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, भगवतराव और देसलपुर, ये प्रमुख स्थान है। कौन कौन है? रोजदी, लोथल। लोथल है जो आपका भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता में जो बस्ती है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है ऊंचे दुर्ग जहाँ शासक वर्ग रहते थे, और एक निचली बस्ती जहाँ जनता लोग रहते थे, आम जनता लोग रहते थे। लेकिन धौलावीरा वो स्थान है जहाँ से त्रिस्तरीय व्यवस्था मिला है। 3 तरह के बस्ती हैं। एक तो हो गया शासक वर्ग, सबसे ऊंचा टीला पर जो बना हुआ था दुर्ग। उसके बाद मध्यम जहाँ व्यापारी लोग रहते थे, और एक सबसे निचली बस्ती हो गया जहाँ श्रमिक लोग रहते होंगे, ठीक है। तो ये धौलावीरा को याद रखेंगे। धौलावीरा यहीं से स्टेडियम के साथ ही मिले हैं। कौन सा स्थल से क्या क्या प्रमुख वस्तु मिले हैं, इसके लिए अगला वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ कौन सा स्थल किस राज्य में है, कहाँ अवस्थित है, वो जान रहे हैं। रंगपुर, सुरकोटदा, भगवतराव और देसलपुर ये गुजरात से प्राप्त हुआ है, और एक हो गया महाराष्ट्र से दामाबाद। तो ये प्रमुख स्थल हो गए जो प्राप्त हुए हैं भारत से। देखिए इस एरा को, मतलब जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है, जो इतिहास काल में कहाँ रखा गया है। इतिहास का 3 काल है, प्राक ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो इसे रखा गया है आधि ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन में रखा गया है आधि ऐतिहासिक काल। तो देखिए जानते हैं तीनों काल को। पहले प्राक ऐतिहासिक काल, जहाँ से कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आधि ऐतिहासिक काल, यहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल, जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ भी लिया गया है। तो ये 3 तरह का काल में बांटा गया है। यहाँ का लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि पिक्टोग्राफ है, यानी कि चित्रात्मक है, चित्र बना बना के लिखा गया है। और सबसे लंबी लिपि लिखा गया है, उसमें 26 चिन्ह को दर्शाया गया है। इसलिए आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा गया है,
पढ़ लिया गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। और देखते हैं, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या क्योंकि कांस्य का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। कांसा में तांबा और टीन मिला करके कांसा बनाया जाता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ तांबा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, कांसा का कम प्रयोग हुआ है। कारण हो सकता है क्योंकि टीन है जो भारत में कम उपलब्ध था, और टीन को लगता है अफ़गानिस्तान से आयात कराया जाता होगा, और आयात करने में तक थोड़ा दिक्कत होता होगा, इसलिए क्योंकि जो वस्तु प्राप्त हुआ है कांसा का, तो उसमें टीन का मिलावट भी कम पाया गया है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि आयात करने के कारण ज़्यादा तांबा के वस्तु ये लोग उपयोग करते थे। और देखते हैं, हाँ एक और, सबसे पहले कपास का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से। कपास का साक्ष्य सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और फसल में यहाँ से प्राप्त हुआ आपको चावल, गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, ये सब प्राप्त हुआ है यहाँ से, इतना। और यह सभ्यता नगरीय सभ्यता था, और यहाँ की सड़कें हैं जो समकोण पे कटते थे, मिलते थे। एक इधर से सड़क आया तो एक इधर से सड़क आया, दोनों समकोण पे मिलते थे। सबसे मुख्य सड़क है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर तक है, 10 मीटर मुख्य सड़क की चौड़ाई होती थी। और उसके बाद गली, उसके बाद नाली बनाया जाता था, उसके बाद घर बनाया जाता था। अभी का समय है, अभी के समय में पहले घर बना लेते हैं, फिर नाली बनाते हैं, फिर रोड बनता है, पता चला कि नाली के पानी रोड पे बह रहा है। बरसात हुआ तो रोड के पानी पता चला ये घर में आ गया है। जैसे कि देखिए बरसात में समय आ रहा है, दिल्ली में देखिएगा, पटना में देखिएगा, क्या हालत होगा। तो जो जितना विकसित सभ्यता ये 5000 साल पहले था, उतना विकास लगता है आज हम लोग भी नहीं कर पाए हैं। यहाँ के हर घर से कुएं के साथ प्राप्त हुआ, हर घर में कुआं का निर्माण हुआ था। और मोहनजोदाड़ो में स्नानाघर मिला है, सबसे बड़ा स्नानाघर वहीं मिला है मोहनजोदाड़ो में। इस सभ्यता का पतन के लिए भी कई कारण बताए जाते हैं। जैसे कि एक मत है कि आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका काल है जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है, और आर्य आते हैं 1500 ईसा पूर्व में। 400 ईसा पूर्व के गैप है, तो आर्य का आक्रमण करने का कहाँ सवाल ही नहीं होता है। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति पीड़ित हैं, इनके पास जो हथियार मिले हैं जो बहुत कम मात्रा में मिले हैं, और जो भी हथियार है जो आक्रामक है, सुरक्षात्मक नहीं है। अर्थात आक्रामक है यानी कि मारने वाला तो हथियार है, लेकिन सुरक्षा वाला नहीं है। जैसे कि सुरक्षा वाला ढाल हो गया, जैसे कि कवच हो गया, ये सब नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि ये लोग शिकार करते थे लेकिन युद्ध नहीं करते थे, इससे ये पता चलता है। तो एक मत है कि बाढ़ आया होगा और ये सभ्यता ख़त्म हो गया। एक मत है कि भूकंप आया होगा, ये सभ्यता ख़त्म हो गया होगा। एक मत है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये सभ्यता ख़त्म हो गया होगा। हालांकि क्लाइमेट चेंज पे विद्वानों ने ज़्यादा जोर दिया है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन वास्तविक क्या था, जो जब तक ये पिक्टोग्राफ जो लिपि है, इसका लिपि पढ़ा नहीं जाएगा, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि आखिर इसका पतन का कारण क्या था। तो ये कुछ प्रमुख जानकारी था, और बाकी की जानकारी अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।